नमस्कार बच्चों। आज हम जो बात करते हैं वो माइकोप्लाज्मा के बारे में चर्चा करते हैं। माइकोप्लाज्मा ये आपका मोनेरा किंगडम का ही सदस्य है जो यू बैक्टीरिया के अंतर्गत हम इसे सम्मिलित करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये बहुत ही स्मॉलेस्ट होते हैं। कैसे होंगे ये? बहुत ही स्मॉलेस्ट होते हैं और सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म है ये। कैसे है ये? सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इनकी डिस्कवरी के बारे में बात करें, हम खोज की बात करें तो इसके बारे में हम बताएं जो पास्चर है इनके द्वारा इनको खोजा गया था 18th सेंचुरी के समथिंग में। वो केटल्स में एक डिसीज़ होती है जिसको बोला जाता है बोवाइन प्लूरोनिमोनिया। तो केटल्स की एक डिसीज़ है जिसका नाम है बोवाइन प्लूरोनिमोनिया, ये एक डिसीज़ है। तो ये डिसीज़ की वो स्टडी कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने जो ये डिसीज़ कॉजिंग एजेंट जो है उसको ऑब्ज़र्व किया था, लेकिन ये इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे और नहीं कल्चर कर पाए थे। लेकिन इस डिसीज़ में जो कॉजिंग एजेंट है इनके द्वारा निमोनिया लाइक सिम्टम्स उत्पन्न हो रहे थे। मतलब जो भी केटल थे उनमें निमोनिया के समान लक्षण उत्पन्न हो रहे थे। इसलिए इस डिसीज़ कॉजिंग एजेंट को उनके द्वारा बताया गया कि ये प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। क्या बताया इनको इन्होंने कि ये किसे हैं? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इसीलिए इनका नाम दे दिया गया PPLO, ये नाम दे दिया गया। एक्चुअल में ये नाम किसका? माइकोप्लाज्मा का है। तो उस समय तक इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई थी माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो चूँकि ये बोवाइन जो प्लूरोनिमोनिया है उसको काज कर रहे थे और इसके जो सिम्टम्स थे वो निमोनिया के समान ही थे जो केटल्स में अपीयर हो रहे थे। तो इसको बोला गया कि प्लूरोनिमोनिया लाइक जो ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा डिसीज़ की जाती है। लेकिन जो पास्चर थे उनके द्वारा नहीं इस ऑर्गेनिज्म को खोज पा रहे थे वो नहीं इसे कल्चर वो कर पा रहे थे ना। तो फिर साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, जो नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है वो आए, उनके द्वारा इसको कल्चर किया गया था, आइसोलेट किया गया और कल्चर किया गया। तो दो साइंटिस्ट के नाम यहाँ पर आते हैं, एक आता है ई नोकार्ड का और एक आता है ER रॉक्स का। तो दो साइंटिस्ट थे, एक आता है आपका ई नोकार्ड और दूसरा साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है ER रॉक्स। इन्होंने 1898 में जो माइकोप्लाज्मा है उसको आइसोलेट किया। इसको आइसोलेट करने के साथ साथ में इसे कल्चर किया इनके द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि हम इसकी खोज का श्रेय देना चाहें तो वास्तविक रूप से जो खोज का श्रेय जाता है वो ई नोकार्ड और रॉक्स को जाता है जिनके द्वारा इसको खोजा गया था। अब इसके बाद में हम इसके हैबिटाट के बारे में बात करते हैं ना, हैबिट एंड हैबिटाट। तो इसका जो हैबिट है एंड हम हैबिटाट के बारे में बात करें, पाँच स्थान और स्वभाव के बारे में, तो ये मोस्टली कैसे होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं। कैसा होते हैं ये? पैरासाइटिक होते हैं। और साथ ही साथ में ये कैसे होंगे? पैरासाइटिक के साथ साथ में सेप्रोफाइटिक भी होते हैं। ये सेप्रोफाइटिक भी होते हैं। तो पैरासाइट भी है, परजीवी के रूप में भी होते हैं और डेड एंड डिकेस जो सबस्टेंस होते हैं उन पर भी सर्वाइव कर पाते हैं। और जो ये ऑर्गेनिज्म है ये अलग अलग इनका हैबिटाट होगा। तो ये हम बताएं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर, उसके बाद में सीवेज में, इंसेक्ट्स में, ह्यूमन बीइंग के अंदर
और हॉट वाटर स्प्रिंग्स है, और अदर जो हॉट इन्वायरमेंट्स होते हैं उनके अंदर भी ये देखने को मिले हुए हैं ना। तो ये फाउंड इन सीवेज, हम लिख सकते हैं इसको, कहाँ कहाँ मिल सकते हैं ये, फाउंड इन सीवेज। तो सीवेज के अंदर भी देखने को मिलेंगे, सीवेज में देखने को मिलेंगे हमको, प्लांट्स में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, प्लांट्स में ये देखने को मिलेंगे, एनिमल्स में देखने को मिलेंगे, एनिमल बॉडी के अंदर, क्योंकि पैरासाइट है तो ये एनिमल्स में भी देखने को मिलेंगे, इंसेक्ट्स के अंदर ये देखने को मिलेंगे, यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग के अंदर भी ये आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी बात में जो हॉट वाटर स्प्रिंग होते हैं ना, हॉट वाटर स्प्रिंग, उसके अंदर भी हमको ये देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ साथ में अदर जो हॉट या गर्म इन्वायरमेंट होगा उसके अंदर भी हमको ये देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो हैबिटाट है वो हमको देखने को मिला, सीवेज में देखने को मिला, प्लांट्स बॉडी के अंदर, प्लांट्स के अंदर जो सीव ट्यूब्स वगैरह होती है उसमें मिलेंगे, एनिमल्स के टिश्यूज़ के अंदर भी हमको देखने को मिलेंगे, इंसेक्ट्स में देखने को मिलेंगे, ह्यूमन बीइंग में हॉट वाटर स्प्रिंग्स के अंदर हमको देखने को मिल रहे हैं, और अदर हॉट इन्वायरमेंट है उसके अंदर हमको ये देखने को मिलते हैं। अब हम इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो जनरल कैरेक्टर्स इसके देखें हम, तो सामान्य लक्षण जिसको बोले जनरल कैरेक्टर्स, कौन कौन से इसके सामान्य लक्षण हैं। तो जो माइकोप्लाज्मा होते हैं उसमें हम देखें, फर्स्ट हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, दे आर द यूनिसेलुलर स्मॉलेस्ट नॉन मोटाइल और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होंगे ये यूनिसेलुलर, कैसे हैं ये यूनिसेलुलर है, साथ में हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कैसे हैं ये स्मॉलेस्ट है, बहुत ही छोटे आकार के हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे लेकिन वायरस से थोड़े बड़े होते हैं। साथ ही साथ में कैसे होंगे नॉन मोटाइल, मतलब गतिशील नहीं होते, हालांकि इसका कुछ जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ग्लाइडिंग मूवमेंट्स हमको देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें मूवमेंट हेतु कुछ भी जो ऑर्गन्स होंगे या जैसा सिलिया या फ्लैजिला ये एब्सेंट होते हैं, ये इसके अंदर नहीं पाए जाते, नॉन मोटाइल होते हैं। और कैसे होंगे ये प्रोकैरियोट्स होंगे, क्योंकि चूंकि मोनेरा किंगडम के अंदर रखा गया है तो ये कैसे होंगे प्रोकैरियोटिक ही होंगे। उसके बाद में हम देखें इसके बॉडी कवरिंग के बारे में बात करें तो ये कैसे होते हैं, इनमें सेल वाल जो होगी, इनकी जो सेल वाल है वो एब्सेंट होगी। तो हमें लिखे सेल वाल जो होगी वो एब्सेंट है, इसमें सेल वाल नहीं पाई जाती। हमने मोनेरा किंगडम के जो सभी सदस्य अभी तक देखे हैं, हमने आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत देखा, उसके बाद में यू बैक्टीरिया में हमने बैक्टीरिया देखा जीवाणु, और साइनो बैक्टीरिया देखा, सभी में सेल वाल पाई जाती है। हालांकि उसका जो कंपोजिशन है वो डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सेल वाल तो पाई जाती थी। लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा, इसमें सेल वाल नहीं पाई जाती, ठीक है। तो दे डू नॉट पॉसेस द रिजिड सेल वाल, और इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो 3 लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन होती है इनकी ना। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, 3 लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन होती है, 3 स्तरों से घिरी हुई सेल वाल इनके पास में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। हम इसमें बोले कि 3 लेयर्ड सेल वाल सेल मेम्ब्रेन ना प्रेजेंट, तो त्रिस्तरीय सेल झिल्ली होती है वो प्रेजेंट होगी। अब चूंकि इसमें सेल वाल नहीं है तो इनका जो शेप होता है वो बदलता रहता है ना, ये पॉलीमॉर्फिज्म दिखाते हैं ना, बहुरूपता दिखाते हैं। तो इसको बोला जाता है कि ये प्लूरोमॉर्फिक होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि दे आर प्लूरोमॉर्फिक, दे आर प्लूरोमॉर्फिक। प्लूरोमॉर्फिक का मतलब क्या होगा यहाँ पर, प्लूरोमॉर्फिक का मतलब यहाँ पर होगा कि एबल टू चेंज देयर शेप,
ये क्या होगा, एबल टू चेंज देयर शेप, ये अपने शेप को बदल सकते हैं, एबल टू चेंज देयर शेप, ये अपने शेप को या आकृति को बदल सकते हैं। यदि सेल वॉल होती तो इनकी जो स्ट्रक्चर है या जो आकृति है वो डेफिनेट होती, तो इनकी आकृति डेफिनेट नहीं होगी क्योंकि सेल वॉल यहाँ पर एब्सेंट होती। तो ये क्या करते हैं, प्लूरोमॉर्फिक दिखाते हैं, जिसमें हम बता रहे हैं कि इनकी जो ये अपना शेप को चेंज कर लेते हैं ना, इनका जो शेप होता है वो चेंज ये कर लेते हैं, एबल टू चेंज देयर शेप ना, ये हो गया। इसके बाद हम क्या देखें इसमें, तो चेंज शेप कर सकते हैं, तो ये किस प्रकार के दिखाई देंगे, तो ये कैसे हो सकते हैं, रॉड शेप्ड हो सकते हैं, रॉड शेप्ड हो सकते हैं, ये स्टार शेप्ड भी हो सकते हैं, स्टार शेप भी हो सकते हैं, तारे के आकार के भी हो सकते हैं, ठीक है। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, इनका जो शेप है वो रिंग लाइक भी हो सकता है। ये अपना अलग अलग आकृति के अंदर अपने को दिख सकते, फिलामेंटस हो सकते हैं, ये ग्लोबुलर हो सकते हैं ना, और साथ में ग्लोबाइट हो सकते हैं, ग्लोबुलर प्रकार का। तो इस प्रकार से इनका जो शेप होगा वो हमको देखने को मिलेगा। आगे हम चर्चा करें तो एक विशेषता और इनकी होती है, ये कैसा होते हैं, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेबल होते हैं। ये कैसे होते हैं, दे आर अल्ट्रा फिल्ट्रेबल, दे आर अल्ट्रा फिल्ट्रेबल, मतलब जो बैक्टीरियल फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन होती है उसको, उससे पास हो सकते हैं ना ये, तो पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्ट्रेट या फिल्टर जो होगा, जो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्ट्रेट होगा जिसमें से बैक्टीरिया पास नहीं हो सकते, उससे भी क्या होंगे, ये पास हो सकते हैं या उससे भी छन सकते हैं ना। तो हम इसको बता सकते हैं कि दे कैन पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्ट्रेट, तो हम इसको बता सकते हैं दे कैन पास थ्रू बैक्टीरियल या बैक्टीरिया, हम बताएं बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। तो ये इससे भी फिल्टर हो सकते हैं, तो मतलब जो छनित्र होगा, छनित होगा, छन्नी होगी, या जो फिल्टर हो पेपर ये हम बोले, तो उससे भी पास आउट हो जाएंगे, जिससे कि बैक्टीरिया पास आउट नहीं होते हैं ना। तो दे आर कैसे होंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेबल होंगे। आगे हम इसको देखें तो हम देखें कि जो सेल मेम्ब्रेन होगी, इसमें इसके द्वारा हमने बताया कि 3 लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन होती है, और उसके अंदर इसका साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म कंटेंट, इसके साइटोप्लाज्म कंटेंट, इसका साइटोप्लाज्म होगा, उसमें क्या मिलेगा आपको, राइबोसोम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में इसमें डीएनए मिलेगा, वो भी कैसा मिलेगा, डबल हेलिक्स, डबल स्ट्रैंड, आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा इसके अंदर। साथ ही साथ में आरएनए भी मिलेगा, इसके अंदर सॉल्युबल आरएनए पाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, तो ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर मिलेगा ना। उसके आगे हम चर्चा करें, इसमें इसकी और एक विशेषता होती है कि दे आर यूजुअली रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंस होते हैं ना। तो क्या लिख सकते हैं अपन, दे आर यूजुअली रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होती है वो कहाँ, आप कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं उनके नाम लिख लेना, जैसा
किस प्रकार की, लाइक अपन बताए, एक तो आपका पेनिसिलिन जो होता है, पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन के बाद में आपका वेंकोमाइसिन है ना, वेंकोमाइसिन। तो ये जो एंटीबायोटिक्स होती है वो क्या करती है, सेल वॉल पे अटैक करती है, सेल वॉल के फॉर्मेशन को रोकती है। तो इनके प्रति क्या रेसिस्टेंस हो, क्योंकि इसमें सेल वॉल पाई नहीं जाती है, तो फिर इसी कारण से इन पर माइकोप्लाज्मा पर जो एंटीबायोटिक्स है वो काम नहीं करेगी। यदि माइकोप्लाज्मा के द्वारा कोई डिसीज हो रही है और उस समय एंटीबायोटिक्स हम पेनिसिलिन देने की कोशिश करें या वेंकोमाइसिन दे, तो वो यूज़फुल नहीं होगी, क्योंकि ये उसको डैमेज नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंस ही नहीं है। क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक्स होती है वो कहाँ काम करेगी, सेल वॉल पर काम करेगी। ठीक है। इसके बाद में हम देखें तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है तो हम बताएं कि कैसा करेगा, बाइनरी फिजन के माध्यम से रिप्रोड्यूस करता है। तो दे डिवाइड बाय बाइनरी फिजन। ठीक है। तो ये बाइनरी फिजन के माध्यम से डिवाइड करते हैं। तो ये कुछ सामान्य सी जानकारी थी आपके माइकोप्लाज्मा में। हम फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लें तो हमने जैसा बताया कि स्मॉलेस्ट प्रकार के ऑर्गेनिज्म है ये, और कैरेक्टर्स हम देखें यहाँ से ना, तो कैरेक्टर्स कैसे हमको देखने को मिल रहे थे, यूनिसेल्युलर है, यूनिसेल्युलर के साथ में स्मॉलेस्ट है, नॉन मोटाइल है, और साथ ही साथ में प्रोकैरियोटिक है। तो क्या क्या था ये, यूनिसेल्युलर, स्मॉलेस्ट मतलब बहुत सूक्ष्म, नॉन इतने सूक्ष्म है कि ये जो बैक्टीरियल फिल्ट्रेट होता है उससे भी, जो बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन होता है ना उससे भी पास आउट हो जाते हैं। जो फिल्टर पेपर होगा, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर, जिसके द्वारा अपन बैक्टीरिया को अलग करते हैं, उससे पास आउट हो जाते हैं। नॉन मोटाइल है और कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होंगे। सेल वॉल इसके अंदर प्रेजेंस नहीं है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या होंगे, रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स से कैसे होंगे, ये रेसिस्टेंस होंगे। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो 3 लेयर्ड होती है, जो कि साइटोप्लाज्मा को कवर करके रखी हुई रहती है। ये कैसे होंगे, प्लूरोमार्फिक शो करेंगे, मतलब बहुरूपता यहाँ प्रदर्शित करेंगे। क्योंकि सेल वॉल नहीं है तो इनका डेफिनेटिव स्ट्रक्चर नहीं होता, तो ये चेंज कर सकते हैं अपने शेप को। तो उस आधार पर ये रॉड शेप्ड हो सकते हैं, स्टार शेप्ड हो सकते हैं, रिंग शेप्ड हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, ग्लोबाइट प्रकार के भी ये हो सकते हैं। हमने बता दिया ये फिल्टर अल्ट्रा फिल्टर होते हैं। उसके बाद में साइटोप्लाज्म में हमको अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है कि कंटेंट राइबोसोम है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है, आरएनए है, ये चीज़ें आपको देखने को इसके अंदर मिलेगी। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, संरचना। तो इसकी जो संरचना होगी, हम पॉइंट डालें इसका सेल स्ट्रक्चर के बारे में ना, तो हम लिखते हैं सेल स्ट्रक्चर इसका सेल स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेल स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। तो हमने बता दिया कि सेल वॉल तो इसमें पाई नहीं जाती है। ठीक है, सेल वॉल इसके अंदर नहीं पाई जाती है। तो हम क्या बता सकते हैं इसके बारे में कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसका डायग्राम हम ड्रा करें यहाँ पर। तो इस प्रकार से अपन डायग्राम बना सकते हैं। इसमें एक स्ट्रक्चर हमने बताया कि ये कैसा होगा, प्लूरोमॉर्फिक होता है, तो ये इसका शेप तो डेफिनेट नहीं होता है। हम इसको ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या बताएंगे, इसमें 3 स्तरीय आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी बता देना है। इस प्रकार से अपन लेयर बना दे इसमें। ठीक है, तो आपको क्लियर होती चली जाएगी ना। तो इस प्रकार से ये आउटर लेयर है लाइपोप्रोटीन की बनी हुई। तो ये इसकी जो होगी, ये क्या होगी, हम इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके इसको ले लेते हैं और थोड़ा सा ये ना। तो ये जो संरचना होगी, ये क्या है, इसकी सेल मेम्ब्रेन, सॉरी हाँ सेल मेम्ब्रेन है।
सेल वॉल तो एब्सेंट होती है। ये इसकी सेल मेम्ब्रेन होगी जो किसी 3 लेयर्ड है, हमने 3 इस तरह इसमें बनाए हैं, तो ये 3 लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन इसकी होगी। अब इसके अंदर जो डीएनए होगा वो कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होगा ना। तो डबल स्टैंड डीएनए यहाँ पर हम इसको बना दें इसका। तो हम डीएनए को इस प्रकार से राउंड एंड राउंड हम बना सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इसका डबल स्टैंड डीएनए बनाते ना। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसके अंदर पाया जाएगा। साथ ही साथ में इसमें क्या देखने को मिलेंगे, राइबोसोम देखने को मिलेंगे। और इसकी विशेषता होती है 72S प्रकार का राइबोसोम आप देखने को मिलेगा। तो ये जो होगा ये क्या होंगे, राइबोसोम होंगे। ये क्या है, राइबोसोम है इसमें। और हम इसमें कुछ आरएनए बनाएंगे जो सॉल्यूबल आरएनए हमको मिलेंगे इसमें। तो इस प्रकार से हम इसमें आरएनए बनाएंगे और कुछ मेटाबोलाइट्स भी बना दें इसके अपन। तो कुछ मेटाबोलाइट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी ना। सॉल्युबल प्रोटीन होगा, यहाँ पर डीएनए होगा, लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होगी। तो हम इसका नाम करते हैं। तो ये क्या है, लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन है, वो किसी 3 लेयर्ड है। तो हम लिखे 3 लेयर्ड लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन बाहर की हो ना। उसके बाद में ये क्या है, इसका डीएनए है। तो हम बता सकते हैं कि ये क्या है, इसका डीएनए है। और ये जो स्ट्रक्चर ये क्या बनाया हमने, ये बनाया राइबोसोम बनाया। और हम यहाँ पर बताए इसको सॉल्यूबल आरएनए, क्या पाया जाएगा, सॉल्यूबल आरएनए पाया जाएगा। यहाँ पर एक बात और याद रखना है, डीएनए और आरएनए का जो परसेंटेज है, तो डीएनए जो होता है वो 4% पाया जाता है ऐसी कोशिका में, और आरएनए जो होगा वो कितना होता है, 8% के आसपास देखने को मिलेगा। तो इनकी जो तुलना हम करें तो डीएनए जो होगा 4%, आरएनए यहाँ पर कितना मिलेगा, 8% आपको आरएनए मिलेगा ना। और इसके बाद में हम जो हमने ये डायग्राम बनाए हैं, ये हम बता दें कि क्या है, ये मेटाबोलाइट्स है ना। तो ये मेटाबोलाइट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर होता है। हमने सब चीज़ यहाँ पर लाने का प्रयास किया है, बताने का कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर पाई जाती है। अब हम जो डायग्राम है वो जो हमने गूगल से थोड़ा सा लेकर आए हैं उसे हम देख लेते ना। ये डायग्राम है, ये देखिए माइकोप्लाज्मा का ना। तो इसमें आप देख सकते हो इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये 3 लेयर्ड हमने बताया सेलुलर मेम्ब्रेन इसकी, ठीक है। ये 3 लेयर्ड आपको सेलुलर मेम्ब्रेन दिख रही है, 1 2 3 लेयर इसमें सेलुलर मेम्ब्रेन यहाँ पर है। इसके साथ में आपको सॉल्युबल प्रोटीन देखने को मिलेगा, यहाँ पर सॉल्युबल प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा। ये इसका साइटोप्लाज्म है। सॉल्युबल आरएनए यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये राइबोसोम हमने बताया, राइबोसोम कैसा है, 72S प्रकार का राइबोसोम यहाँ देखने को मिलेगा। और ये आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिल रहा है ना। ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पर सेल वॉल नहीं पाई जाती, नो सेल वॉल। तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो एक डायग्राम तो ये है। इसके बाद में हम एक डायग्राम और देखें इसका, जबकि बुक से लिया हुआ है। तो अपन इसको देखते हैं कि ये डायग्राम क्या बता रहा अपने को, ठीक है। तो इसमें भी आपको वही चीज़ें दिखाई दे रही है
3 लेयर का आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। ये लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन है। ये कैसी है? 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन है। 1 2 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन है। ये मेटाबोलाइट्स इसके अंदर है और साथ ही साथ में ये आपका सॉल्युबल प्रोटीन, उसके बाद में राइबोसोम, ये वाले राइबोसोम, और ये जो आपका डीएनए है ना, ये कैसा है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए ना। कैसा है ये? डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपको ये देखने को मिलेगा। ये है आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए ना। इस प्रकार से जो डीएनए अपना पाया जाता है, तो इसी प्रकार का डीएनए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। और राइबोसोम हो गया आपका, सॉल्युबल प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया। तो ये स्ट्रक्चर होता है माइकोप्लाज्मा का ना। तो इस प्रकार से हमने आज माइकोप्लाज्मा के बारे में चर्चा की है कि क्या होता है और कौन से ग्रुप के अंतर्गत रखा है। इसके हमने कुछ फीचर्स भी देखे हैं। इनके द्वारा कुछ जो जंतुओं के अंदर रोग उत्पन्न किए जाते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लें। तो एक होता है इसका भेड़ बकरियों के अंदर भी एक रोग उत्पन्न होता है, इसको बोला जाता है माइकोप्लाज्मा एग्लेक्टी। मनुष्य के अंदर माइकोप्लाज्मा सेलाइवेरियम प्रकार का एक रोग होगा, मतलब मनुष्य में ह्यूमन इनफर्टिलिटी जो होती है वो माइकोप्लाज्मा सेलाइवेरियम के द्वारा होता है। तो एक रोग होता है जिसको बुलाता है ह्यूमन इनफर्टिलिटी या मनुष्य बंधता। भी जेनेटल इन्फ्लेमेशन जो होता है वो माइकोप्लाज्मा हेमिनिस के द्वारा होता है। तो कुछ नाम है, चूँकि आपके बुक में इसमें देकर नहीं है एनसीईआरटी में, तो हम सिर्फ चर्चा कर सकते हैं। एक जो ह्यूमन बीइंग के अंदर ह्यूमन इनफर्टिलिटी या मानव में जो बंधिता है वो माइकोप्लाज्मा सेलाइवेरियम के द्वारा, और जो आपका जेनेटल इन्फ्लेमेशन होता है, जनन अंगों के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होगा वो माइकोप्लाज्मा हेमिनिस के द्वारा ये हमको देखने को मिलता है ना। तो इस प्रकार से आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है माइकोप्लाज्मा का। अब जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा आपका न्यूट्रिशन का, कि आपका जो किंगडम मोनेरा में न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है उसके बारे में।